गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी शैलेंद्र, है ना। थोड़ा सा समय जो है दीजिए, जो 2-4 पेंडिंग है। और इसके अलावा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हाँ देखो, रमा कह रहे हैं आंटी जी कैसी हैं। बस अभी ऑपरेट मतलब सर्जरी हो गई है। अभी मैं नहीं मिल के आ पाई हूँ क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था क्लास के चक्कर में। उसमें भी 2 घंटे ट्रैफिक में लग गए। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। आज कोई आईपीएल मैच था, फिर बारिश थी दिल्ली में, तो उस चक्कर में जहां 1 घंटा लगना चाहिए वहां 2 घंटे से ज्यादा लग गए। चलिए खैर कोई बात नहीं। आज का दिन जो है पूरा 3-3.5 घंटे तो रोड पे ही गुजर गए, बाकी हॉस्पिटल में। देखिए कोई नहीं, आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। वैसे सब ठीक से हो गया। अभी लंबी लड़ाई हो गई है यार। अभी इसका आधा पार्ट अभी बाकी है। अभी एक पैर की सर्जरी हुई है, एक लेग की, घुटने की, और अभी दूसरे की होगी 8-10 दिन में, आज अभी भी। चलो खैर आते हैं और समझते हैं। लाइफ ऐसी ही है। मेरी लाइफ में किसी और तरह के चैलेंजेस होंगे, आपकी लाइफ में किसी और तरह के चैलेंजेस होंगे, बट लाइफ में चैलेंजेस होते रहेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ हो ही ना। विकास के सिद्धांत, ये डेवलपमेंट का टॉपिक हमने बहुत हद तक समझ लिया है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं विकास के सिद्धांत। भाई क्योंकि ये एक ब्रॉड प्रक्रिया है, एक बड़ी प्रक्रिया है, एक विस्तृत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट जो है अपने आप में, दीक्षा बहुत बढ़िया, आते हैं। क्या है? एक बड़ी प्रक्रिया है, एक ब्रॉड प्रोसेस है। अब इसके ब्रॉड होने की वजह से, विस्तृत होने की वजह से, अगर कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए या तो टुकड़ों में तोड़ते हैं या कुछ सिद्धांत बनाते हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अगर हमारा जो संविधान है तो उसमें नियम है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे आप, जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं, है ना। बहुत सारे सेक्शंस होंगे उसके अंदर भी, दुनिया भर की चीजें होंगी। तो कोई भी चीज अगर ब्रॉड है तो उसको ढंग से समझने के लिए कुछ सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम विकास के कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं ताकि हम डेवलपमेंट को और अच्छे से समझ पाए। ठीक, और ये किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है डेवलपमेंट, उसको हम समझ पाए। ठीक है जी, क्लियर है? धन्यवाद। नेहा कह रहे हैं आप इतने हार्ड टाइम में भी इतना हंस रहे हो यार। अब आदत कह लो या फिर ऑप्शन क्या है, मतलब रो के आप क्या कर लोगे जीवन में। ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सब बातें चलती रहेंगी। देखिए बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो विकास के सिद्धांत, अरे मस्त, बढ़िया मूड रखो एकदम, चीजें चलती रहेंगी। कोई बात नहीं पुष्पेंद्र, मेहनत करो थोड़ी सी फिर गवर्नमेंट के लिए ना। अगर हम बात करें यहां किसकी, बिल्कुल अब बीच में नो डिस्टर्बेंस, मस्त पढ़ेंगे। विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया है, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए। उन सिद्धांतों से हम अच्छे तरीके से डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, या हमें पता है कि डेवलपमेंट क्या है असलियत में। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल सेट हैं। तो वो जो सेट रूल्स हैं, उनसे जब हम इधर उधर भटकेंगे या कंफ्यूज होंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो और अच्छे से समझ पाएंगे या बहुत ज्यादा भटक नहीं पाएंगे यदि हम इन सिद्धांतों को फॉलो करें तो। चलिए समझते हैं फटाफट से। ऐसे तो अनेक सिद्धांत हैं, अगर आप देखेंगे तो अंतहीन सिद्धांत आपको मिल जाएंगे, प्रिंसिपल्स, सैकड़ों प्रिंसिपल्स आपको मिल जाएंगे। बट जो जरूरी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ 12-13 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट ऐसे ही आपके लिए लिखा हुआ है कि जिससे आपको आइडिया लगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है ना, इंडिविजुअल जो है डिफरेंस होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है। ये सब चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पीडीएफ एज इट इज आपको मिल भी जाएगा कल तक। और अगर हम बात करते हैं किस चीज की, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की जब हम बात कर रहे हैं तो निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत यानी विकास की प्रक्रिया में एक सिद्धांत है जो बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, कई बार देखने को भी मिलता है ना। पारुल ऐसा नहीं है, अब सबके नाम पे फोकस मत करो, काम पे फोकस करो, है ना। नाम लेने से वैसे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमें पता है। वूम्ब टू
टूम्ब जाती है, यानी कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। धीमी हो सकती है, कभी तेज गति से होगा, कभी धीमी गति से होगा, बट हमेशा चलेगा, है ना। वो डिक्लाइन भी इसी का हिस्सा है। वो जो ह्रास है बुढ़ापे में घटना चीजों का, वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो ये रुकती कभी नहीं है, कम होगी, ज्यादा होगी, बट रुकेगी नहीं। दिस प्रिंसिपल डिफाइंस दैट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एज it does not stop at maturation and continues gradually until reaching its maximum growth। मतलब क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है किसका, कॉन्टिन्यूटी का, ये डिफाइन करता है, बतलाता है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, डिके ऑफ कोर्स। तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास एक, एज इट डज नॉट स्टॉप एट मैचुरेशन। ग्रोथ जो है, हमें पता है ग्रोथ कहां रुक जाती है, डेवलपमेंट के समय, मैचुरेशन के समय ग्रोथ रुक जाती है। मैचुरेशन के बाद ग्रोथ जो है आपकी रुक जाएगी। मैचुरेशन जब आपकी बॉडी माइंड सब कुछ एक्वायर कर लेगा पूरी तरह से मैच्योरिटी, तो हमें पता है ग्रोथ स्टॉप आफ्टर या एट मैचुरेशन, यानी परिपक्वता के बाद ग्रोथ जो है यानी वृद्धि रुक जाती है एक समय के पश्चात, लेकिन विकास नहीं रुकता, है ना। तो ये डेवलपमेंट जो है वो मैचुरेशन पर भी नहीं रुकता, ग्रेजुअली कंटिन्यू रहता है धीरे धीरे, जब तक अपने पीक पर या मैक्सिमम ग्रोथ पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो यह सिद्धांत परिभाषित करता है कि विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह परिपक्वता पर नहीं रुकती है और अपनी अधिकतम वृद्धि तक पहुंचने तक धीरे धीरे चलती रहती है, जारी रहती है प्रक्रिया। जो भी मैक्सिमम डेवलपमेंट आपका जहां तक हो सकता है, डिके भी बाद में उसमें आ जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलती रहेगी, ये नहीं रुकने वाली मैच्योरिटी पे। जबकि ग्रोथ मैच्योरिटी के समय पे रुक जाती है, जो 18 से 20 साल में आप मैच्योरिटी पूरी तरह से आपकी बॉडी माइंड एक्वायर कर लेता है। ठीक है ना, तो जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बट डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैचुरेशन और आफ्टर मैचुरेशन, जो आप कहना चाहें। तो ये परिपक्वता के बाद भी नहीं रुकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब जो दर है विकास की, वृद्धि एवं विकास की जो दर है, रेट है, जिस गति से, जिस रेट से, जिस दर से विकास होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता 2% विकास आज हुआ, 2 ही कल होगा, 2 ही, मतलब 2 का पहाड़ा नहीं है, कोई 2 का टेबल नहीं है कि 2% आज हुआ है उतना ही कल होगा, फिर 5 साल की उम्र में ये चीज इतनी गति से बढ़ रही थी, दिमाग मान लीजिए, तो वो 6 में भी उतनी ही गति से बढ़ेगा। भाई किसी एरिया में कभी तेजी से होगा, किसी में कभी धीमे होगा, तो रेट, और किसी बच्चे में धीमे होगा, किसी में तेजी से होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो रेट है वो सबके लिए यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है ना, सभी के लिए एक जैसी। तो विकास की दर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अभी आएंगे। वृद्धि और विकास की गति की दर, जो गति है उसकी दर में विभिन्नता होती है, भिन्नता पाई जाती है, यानी इंडिविजुअल्स डिफर इन दी रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोकस कीजिएगा वर्ड पे, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास की दर स्टेज नहीं है, स्टेज नहीं है, स्टेज यूनिवर्सल है। पूरी दुनिया के बच्चे पहले चलना सीखेंगे, बाद में दौड़ना सीखेंगे। ऐसा नहीं होता कि दौड़ना पहले सीख लें और बाद में चलना सीखें या खड़े होना सीखें, है ना। लेकिन कोई बच्चा जल्दी चलना सीखेगा, कोई कम समय ज्यादा लेगा, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाएगा, किसी को 4 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो जो दर है, जो रेट है, वो विभिन्न हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिफर कर सकता है, लेकिन जो स्टेज है वो सेम है। तो स्टेजेस यूनिवर्सल हैं, है ना। अगर हम यहां कहें कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जब हम डेवलपमेंट की बात करें, सिर्फ डेवलपमेंट लिख लेते हैं, इसमें ग्रोथ अपने आप आ जाएगा। जब हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास की जब हम बात कर रहे हैं यहां, तो हम कहेंगे कि जो विकास की प्रक्रिया है, जो रेट है इसका, रेट समझ रहे हैं, वो वाला रेट नहीं, मूल्य वाला, दर, जो गति है एक तरह से, वो सेम नहीं होती। क्या है, ये डिफर करती है, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। इट इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल, है ना। तो ये यूनिफॉर्म नहीं होती। ये वर्ड याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं
है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होती, रेट यूनिफॉर्म नहीं होता। लेकिन जो स्टेज है, स्टेजेस हैं वो यूनिवर्सल हैं, एक तरह से स्टेजेस जो हैं वो यूनिवर्सल हैं या यूनिफॉर्म है, मैं ये कह सकती हूं। ठीक है, स्टेज सभी के लिए सेम होती है। दर में विभिन्नता पाई जा सकती है, दर जो है इसमें विभिन्नता होती है। तेजी से किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में तेजी से कोई प्रकार का विकास होगा, किसी में थोड़ा धीमी गति से होगा, लेकिन वो स्टेज तो सेम ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बोलना जो है वो सीखता है, मान लीजिए 1 साल में एक शब्द आता है, तो किसी ने हद से हद ये तो हो सकता है कोई 1.5 साल में एक शब्द बोलना सीख जाए, कोई 9 महीने में बोलना सीख जाए, मतलब एक शब्द क्लियरली। और कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होगा कि सीधा 5 साल में ही एक शब्द बोलना सीखे। यानी स्टेज तो सेम रहेगी, थोड़ा बहुत दर का अंतर हो सकता है, कोई तेजी से बोलना सीख जाए, है ना, किसी को ज्यादा समय लगे। क्लियर है बात? तो अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो ये सार्वभौमिक हैं, एक तरह से सार्वभौमिक है। चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो इंडोनेशिया का बच्चा हो, चाहे वो श्रीलंका का बच्चा हो, कजाकिस्तान का बच्चा हो, युगांडा का बच्चा हो, भारत का बच्चा हो, स्टेजेस यूनिवर्सल हैं। विकास की जो प्रक्रिया है वो सब में यूनिवर्सली होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं दर की, तो उसमें विभिन्नता पाई जाती है। ये दीपक हिमांशु कौन है भाई? हैं, कैसी बातें करते हो? चलो आओ, देखिए कंचन, कैसी बातें करते हो, लगता है आपको? मतलब कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं खतरनाक, क्या करूं मैं, अपना सर पकड़ लूं? देखो एक बार, चलो आते हैं। देखिए इंडिविजुअल दीपक शर्मा सर इज डिफरेंट, ठीक है, बाकी कोई भी ऐसे नहीं। इंडिविजुअल्स डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स। भाई ऐसा भी होता है कि जो बॉयज और गर्ल्स में जो रेट है डेवलपमेंट का, दर जो है वो भिन्न हो सकती है, इवन लड़के और लड़कियों में भी, है ना। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स में हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट या रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी गति में अंतर हो सकता है, ठीक। या फिर आप इससे एक बात यहां पे जो एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ठीक है जी। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आती है, लड़कियों में परिपक्वता तीव्रता से होती है, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर है? तो गर्ल्स जो हैं वो जल्दी मैच्योर होती हैं, हाइट भी तेजी से बढ़ेगी, प्यूबर्टी भी पहले हिट होगी। वो जब हम स्टेजेस पढ़ रहे होंगे तब वो चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, है ना। बिल्कुल 2-3 साल का अंतर हो जाता है, जैसे 12 साल की उम्र तक लड़कियां मैच्योर हो जाएंगी या प्यूबर्टी हिट करेंगी, लड़कों के लिए वो एज 14 साल हो सकती है। तो बहुत बढ़िया, दीपिका कह रही है मेरा सिलेक्शन एमपी टेट में हो गया है, ऑल थैंक्स टू यू। धन्यवाद दीपिका, मेल कर दीजिएगा, मौका मिलेगा या समय होगा तो आपके साथ एक चर्चा भी कर लेंगे। बहुत सारे मेल हैं वैसे एमपी टेट को लेके, बट आपने आज याद दिला दिया तो बहुत समय बाद याद आया। तो गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, तो लड़के और लड़कियों में भी इवन विकास की दर भिन्न पाई जाती है। हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ। भाई जरूरी नहीं है जितनी तेजी से हाथ बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से पैर भी बढ़े, है ना। भाई जो धड़ है और जो अपर बॉडी है वो सेम रेट पे ही बढ़े, ये जरूरी नहीं है। किसी स्टेज में, किसी एज में कोई पार्ट तेजी से बढ़ेगा, दूसरी एज में दूसरे पार्ट्स बॉडी के मैच्योर होंगे। कुछ चीजें आपको सामने से दिखेंगी, कुछ चीजें इंटरनली आपके अंदर काम होंगी। कोई कह रहा है तभी लड़कियां ज्यादा एग्जाम क्रैक कर रही हैं। हाँ, यूपी पीसीएस में देखा ना, 8-11 में से शायद 8 लड़कियां टॉपर ने शुरुआत की या कुछ तो ऐसा था। देखिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अगर हम बात करें, आई हैव ज्वाइंड एपीएस मैम, बहुत बढ़िया टुडे, बहुत बढ़िया अभिलाषा, बहुत ही बढ़िया। मेल डाल सकते हैं आप लोग अगर कुछ खास स्टोरी है तो।
प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिक अंतर का नियम। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? मैं एक इंडिविजुअल हूं, हिमांशी, नेहा एक इंडिविजुअल है, हिमांशी भी किसी का नाम है, मिल जाएगी हिमांशी, है ना। धनंजय, जैम कह रहे हैं ब्लॉक्ड हूं मैं, अनुपम है वो भी कह रहे हैं मेरा नंबर भी क्या ब्लॉक है, आरती है, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कई लोगों को पता है यार पीडीएफ रुकी हुई है, मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता कि पीडीएफ ना मिले किसी बैच में, थोड़ी बात लेट हो रही है ठीक है मिल जाएगी, जनरली वो भी नहीं होता। ठीक, तो कुछ लोग अपने आप ही नहीं कहते, कुछ लोग हैं जो हर रोज कहते हैं, चलो अच्छी बात है, रिमाइंड कराना चाहिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये खतरनाक लोग कौन हैं जो कहते हैं कि नाम ले लो हमारा, कोई भी तीसरी क्वेरी सॉल्व कर दो पढ़ाते समय, कोई और तीसरी बात क्या मैं ब्लॉक हूं, है ना। तो ये क्या हुआ, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबका अपना तरीका है। कुछ लोग ये बात वैसे समझ लेंगे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, नहीं समझना, उनको लगता है यार नाम लो तब तो मोटिवेशन आए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अब से नाम नहीं लेना है, पढ़ना है सिर्फ, ठीक, बहुत नाम ले लिए अब। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यही है कि सभी इंडिविजुअल्स, क्लास में यदि 40 बच्चे हैं तो वो 40 के 40 सेम नहीं होंगे कि सब मैथ्स में अच्छे होंगे अगर एक बच्चा अच्छा है या 4 बच्चे अच्छे हैं। इवन 2 जुड़वा बच्चे भी सेम सब्जेक्ट में बराबर नंबर लेकर के आए, हर चीज में बराबर इंटरेस्ट हो, एक बच्चे को मूवीज में इंटरेस्ट है, दूसरे को स्पोर्ट्स में है तो उसको भी स्पोर्ट्स में ही होगा, उसको भी मूवीज में होगा, वो मूवीज में दिखाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि सारे बच्चे सेम नहीं हो सकते, है ना। जैसे कहा जाता है ना कि भाई हाथ के जो ये 5 आपकी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, एक थंब है, ये भी, इनका भी साइज जो है आपके इक्वल नहीं होता। दैट मीन्स हम सब में विभिन्नताएं पाई जाएंगी, हमारे इंटरेस्ट यानी हमारी रुचियों में हमें क्या पसंद है, हमारा एप्टीट्यूड, हमारी क्षमताएं, हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, वो भी अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होगी, है ना। हमारे इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एज, इंटेलिजेंस, इन सब में अंतर पाया जाता है, यानी हम सब अलग अलग चीजें पसंद कर सकते हैं, ठीक। तो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज अ प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट बिकॉज एवरीवन इज यूनिक, यानी हर कोई क्या है, यूनिक है, अपने आप में स्पेशल है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, वो उसको ढूंढना है, ठीक। अगर हम बात करें यहां, ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट रिस्पॉन्स टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आप देखेंगे, अगर आपने स्कूल में एक मान लीजिए फिटनेस प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, तो हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स या उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है सेम प्रोग्राम के लिए, सेम सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं सबका इंटरेस्ट आए, तो आपको सबको ध्यान में रख करके चलना है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम हर बच्चे से सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, है ना, कि हम उसको कॉम्पीट करा दें। हमें पता है बच्चे के अंदर क्या स्पेशल है, उसको पहचानना है। चलिए खैर आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है अपनी सोच, रुचि एवं क्षमताओं में, यानी अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब में भिन्नता पाई जाती है। ये डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है साफ साफ। फिर आता है 4th आपका सिद्धांत या प्रिंसिपल, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो हमने अभी पढ़ा था कि पैटर्न दुनिया भर में सेम है ना। डेवलपमेंट का जो पैटर्न है, जिसको हम स्टेजेस लिख रहे थे, पैटर्न लिख देंगे तो और ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। तो पैटर्न तो दुनिया में सेम है, यानी जो पैटर्न है वो सेम है, यूनिवर्सल है सभी के लिए, है ना। जो स्टेजेस हैं वो सभी के लिए एक रूप है, इतनी बात क्लियर है। यानी क्रम जो है वो एक रूप है, सीक्वेंस जो है वो सार्वभौमिक है, पैटर्न सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले दौड़ना शुरू कर दे, या पहले जो है बच्चे ने क्या किया, पहले खाना शुरू कर दिया बाद में पीना शुरू किया, मतलब लिक्विड बाद में लेना शुरू किया, पहले वो प्रॉपर वैसी चीजें खाता था अपना चाउमीन वगैरह, बाद में दूध पीना शुरू किया। पॉसिबल नहीं है ना, पहले तो हम लिक्विड डाइट से ही शुरू करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेजेस, जो पैटर्न है वो सभी के लिए सेम है, बस दर भिन्न होगी, जरूरी नहीं है सेम रेट पे सबके लिए चीजें हो, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न रेफर्स टू द पैटर्न इन विच द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन यूनिवर्सल एंड इन अ फिक्स्ड पैटर्न डिस्पाइट हैविंग वेरियस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के पश्चात क्या होगा, स्टेज या पैटर्न सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले अपने पैर संभालने सीख जाए और बाद में गर्दन संभालना सीखे, वही पैटर्न है एक, तो वो एक दिशा में काम करेगा डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने भी हो तब भी पैटर्न सेम रहेगा। तो दर में भिन्नता आ सकती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, दर यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन पैटर्न तो सेम होता है अक्रॉस कंट्रीज, और पूरा यूनिवर्सल है, वो सार्वभौमिक है अगर मैं कहूं। फॉर एग्जाम्पल, द मिल्क टीथ ऑफ अ चाइल्ड विल कम फर्स्ट बिफोर एनी अदर टीथ। आपने देखे होंगे ना, दूध के दांत बोल देते हैं, या फ्रंट टीथ जो होते हैं बच्चे के, जो शुरुआत के 2 दांत निकलते हैं ना बीच में, वो सबसे पहले आते हैं, बाकी दांत निकलने से पहले
या जो दूध के दांत जिनको कहा जाता है वो पक्के दांतों से पहले आएंगे। ऐसा थोड़ी किसी के पक्के आ जाए बाद में दूध के दांत आते हो, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, तो यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत ये कहता है कि जो जिसमें वृद्धि और विकास होती है, जिस पैटर्न में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सार्वभौमिक है जो पैटर्न है, एक निश्चित पैटर्न होता है। जैसे एक बच्चे के दूध के दांत अन्य सभी दांतों से पहले आते हैं, या जो सेंटर वाले दांत हैं वो पहले आते हैं, तो ये क्या हुआ, पैटर्न हुआ। किसी के जल्दी आएंगे, किसी के थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है मानसी, चलिए। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये मैंने आपको वैसे भी बताया था। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन ये सिद्धांत के रूप में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, लिख के आ सकते हैं, बताओ कौन सा एक सिद्धांत नहीं है, या किसी चीज के बारे में बात हो रही होगी, पहचानना होगा किस सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है ना। अगर हम बात करें, यहां पर करा देंगे शुभम, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट जाता है, यह भी एक सिद्धांत है। विकास जो है वो सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट की ओर जाएगा, जनरल से स्पेसिफिक। इसमें क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी। यानी बच्चा जो है विकास का कोई भी पक्ष हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सबसे पहले वो जनरल एक्टिविटीज करना सीखता है, सामान्य प्रतिक्रिया देना सीखता है, बाद में स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, यानी सब पहले आसान सरल से जटिल की ओर जाता है। ग्रॉस टू फाइन मोटर समझा था ना हमने। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास के सभी क्षेत्रों में सामान्य गतिविधि हमेशा विशिष्ट गतिविधि से पहले होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब बच्चा रोता है तो पूरी बॉडी से रोएगा, है ना, उसको दूध चाहिए, पूरा शरीर से रोने में लगा हुआ है। बाद में क्या होगा, पकड़ेगा किसी चीज को तो पूरे हाथों का, बाहों का प्रयोग करने की कोशिश करेगा। बाद में क्या होगा, आज आप रोते हैं, पहले आप जनरली मतलब पूरे जनरल बॉडी का यूज करते थे, जनरल एक्टिविटी करते थे सामान्य, अब क्या करते हैं, आप चुपचाप से 2 आंसू पोंछ लेते हैं, स्पेसिफिक है, बराबर वाले को पता भी ना लगे। या पेन उठाना है तो सिर्फ 2 उंगलियों से उठा लेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। क्या दिक्कत आती है शशि ऐप में, यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाती है जो गतिविधि है विकास की, जो दिशा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 6th है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का नियम या फिर अंतः संबंध का नियम। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि विकास के 4 प्रकार या 3 प्रकार जो मुख्य हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, PCSE, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब परस्पर संबंध का नियम क्या कहता है कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस, जो अलग अलग पक्ष हैं, एरियाज हैं विकास के, जैसे कि सोशल यानी सामाजिक विकास, मेंटल यानी कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल एटसेट्रा, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और अंतः संबंधित भी हैं। तो विकास के जो एरियाज हैं, विकास के जो एरियाज हैं या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो क्या है हमें पता है। एक फिजिकल है, शारीरिक विकास जिसको हम कहते हैं, शरीर का विकास। दूसरा क्या है, कॉग्निटिव है। ये ऐसे ही चलते हैं और इनकी दिशा भी इसी तरह से वर्क करती है, फिजिकल, फिर कॉग्निटिव एंड सोशल, इमोशनल, सब चलते रहते हैं साथ में, लेकिन एक पैटर्न यही फॉलो करते हैं, सोशल, इमोशनल। तो ये क्या अलग अलग हैं? नहीं, सब जुड़े हुए हैं आपस में, इंटर रिलेटेड हैं। क्या है, इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं। तो ये अंतः संबंधित भी हैं। क्या है ये सब, इंटर रिलेटेड हैं। भाई सर में चोट लगेगी, शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? इंटर रिलेटेड यानी अंतः संबंधित। ठीक है जी। और दूसरा हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट भी हैं। इंटरडिपेंडेंट बोले तो निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब क्या हुआ, अगर शारीरिक विकास बच्चे का अच्छे से हुआ होगा, शरीर ठीक से डेवलप हुआ है, तो दिमाग भी अच्छे से डेवलप होगा, इस बात की संभावना ज्यादा है। दिमाग ठीक से डेवलप हुआ है, सोशली भी वो ठीक से वर्क करेगा, सोशली ठीक से डेवलपमेंट हुआ है, समाज में कैसे रहते हैं, इमोशंस पे भी कंट्रोल होगा। जनरली सोशली जो सोशल डेवलपमेंट जिनका अच्छा होता है, अगर उनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा तो 4 लोग उनको पास में क्यों बिठाएंगे, है ना। तो या वो दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे तो क्यों कोई बात करेगा। ठीक है ना। ठीक है शशि, मैं बात करती हूँ। तो अगर हम बात करते हैं इस पे, तो एक चीज हम देख सकते हैं, वो क्या चीज है कि ये चारों ही प्रकार आपस में अंतः संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग पे चोट लगे और शरीर पे बिल्कुल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कंट्रोल आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं,
या शरीर अगर बीमार होता है, मान लीजिए हाथ टूट गया, कोई सर्जरी हो गई, कैसे आप बीमार होते हैं, एक दिन के लिए बुखार होता है तो आपको मम्मी की याद आने लगती है जब आप छोटे होते हैं। भाई शरीर बीमार हुआ है लेकिन मन भी, इमोशंस भी गड़बड़ा रहे हैं। क्यों होता नहीं है, स्कूल में टीचर आती हैं और किस दिन ज्यादा डांट लगा रही हूँ किसी की तो कह देते हैं अरे आज तो अपने पति से लड़के आई होंगी, या फिर आज तो मैडम, आज तो सर बड़े गुस्से में है, पता नहीं किसने पीटा है इनको, है ना। तो मतलब इमोशंस हिले हुए हैं तो संज्ञानात्मक विकास, जो कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है, निर्भर कैसे हैं। अगर शारीरिक विकास अच्छे से होगा कि संभावना बढ़ जाएगी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छे से हो। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, हो सकता है शारीरिक विकास भी उतने अच्छे से ना हो पाए, जिस एज में जितनी हाइट बढ़नी थी वो ना बढ़ पाए, और कोई समस्या हो जाए तीसरी, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, एक तो बहुत ही बढ़िया, गजब, ठीक है। हाँ अरे सब यूनिक है, हाँ ठीक। तो इंटर रिलेटेड यानी अंतः संबंधित हैं, दूसरा इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर हैं विकास के सभी प्रकार। यही बात है इंटर रिलेशन की, जो डेवलपमेंट में एक सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट पर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप बच्चों को जबरदस्ती कंपैरिजन कराने में ना लगे रहें, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, वो अपनी कुछ विशेषता लेके आता है। हम तो घर में कंपैरिजन करने लगते हैं, दो भाई बहन में, दो बहनों में, है ना। अरे यार इसकी हाइट देखो कितनी बढ़ गई, अच्छा तुम्हारी कम रह गई, ये गोरी है तुम काले हो, वो तुम्हारी बहन देखो कितना अच्छे से काम करती है, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी की बच्ची। तो हम ये कहें कि किसी से कुछ अच्छा सीख लो तो डिफरेंट बात है, बट हम कंपेयर कर रहे हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सभी एक जैसे नहीं हो सकते और ना होने चाहिए, नहीं तो रोबोट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ देखो सही कह रही है प्रियंका, कह रही मैं 2 बच्चों की मां हूं फिर भी बीमारी में मम्मी को ही बुलाती हूं। तो ये क्या हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है, ठीक है। रूबी क्लियर है, ठीक है। रोशन सही है। खुशी कौन, शिवम बताओ जरा, सत्य वचन। चलिए आते हैं, जल्दी आ जाता है 2 महीने के अंदर। देखिए अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की, अब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन के सिद्धांत में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड, देखो हाइट का इफेक्ट माइंड पे पड़ता है वो बात नहीं चल रही है शिवानी, गलत समझ रहे हैं हम इसका मतलब। हाइट का इफेक्ट माइंड पे पड़ता है ये नहीं है, अगर एबनॉर्मल है, अगर ठीक से विकास नहीं हुआ, हाइट कम और ज्यादा होने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो सामान्य तरीके से विकास हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है दिमाग में चोट लग गई थी इस चक्कर में शरीर का कोई हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, या शरीर के किसी हिस्से में दिक्कत हो गई थी इसलिए दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, या सोच ले ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, यानी एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पे प्रभाव पड़ सकता है, नॉर्मल अगर है तो हाइट कम ज्यादा होगी, सबकी होगी, ऐसा थोड़ी सब बराबर की हाइट रखेंगे, लेकिन अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल हाइट तो बच्चा अचीव करेगा कि नहीं। अभी कुछ मत लो तमन्ना, अभी रुक जाओ, ठीक मैं बता दूंगी। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी अंतः संबंध। अब इसको अंतः संबंध का सिद्धांत कहेंगे, यानी आपस में जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंध कह लीजिए आप, अंतः संबंधित है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। और इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण का सिद्धांत, एकीकृत है, एकीकरण का सिद्धांत। देखिएगा जब इंटीग्रेशन की बात हो रही है यानी एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम करने की बात हो रही है ना। ध्यान से समझिएगा इसको, सिंगल एंटिटी यानी एक सिंगल, आसान भाषा में कहूं तो एक यूनिट के रूप में चलने की बात हो रही है, ठीक। लेकिन जब हम इंटर रिलेशन की बात करते हैं तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात हो रही है। जो हमने कहा कि शरीर बीमार होता है तो दिमाग को भी समस्या होती है, वो इंटर रिलेशन है। लेकिन जब आप साइकिल चलाते हैं, है ना, जब आप रिक्शा चलाते हैं, जब आप ट्रक चलाते हैं, क्या कह रहे हो कि हम क्या ट्रक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर ये सब हैं क्या, हैं? वो होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट हम यहाँ टीचिंग ट्रेनिंग करके आए हैं और आप हमसे ट्रक, रिक्शा, साइकिल सब चलवा दिया आपने।
तो बेसिकली जब आप सिंगल एंटिटी के रूप में अपने विकास के सभी पक्षों को यूज कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, आपकी आंखें, आपका हाथ, आपकी बॉडी, दिमाग सब काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन लागू होगा कि एकीकृत होकर के एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में आपकी जो बॉडी है, विकास के सभी पक्ष फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, इंटर रिलेशन क्या है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उस दिन जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो अगर बुखार है तो वो चीज आपकी खेलने को प्रभावित कर सकती है, ये इंटर रिलेशन है। लेकिन आप एक कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें विकास के सभी पक्ष यूज हो रहे हैं, वो इंटीग्रेशन है। क्लियर है राधा? बहुत बढ़िया, बस समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? कोई कह रहा है कि विच विल कम फर्स्ट, कॉग्निटिव और फिजिकल ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन। तो हमने बात की थी यहां पे कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप कॉन्सेप्शन की भी बात करेंगे तो जनरली कॉन्सेप्शन पे ही नहीं है, इन जनरल कहा जाता है कि जो दिशा है इन चारों की, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ऐसे ही चलते हैं ये। बाद में कोई किसी स्टेज में ज्यादा तेजी से डेवलप हो सकता है, कॉग्निटिव, फिजिकल स्लो हो जाए, लेकिन दिशा ऐसे वर्क करती है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, पहले फिजिकल फिर कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। लेकिन इतना अंतर नहीं होता कि अब फिजिकल हो रहा है तो फिजिकल ही होता रहेगा, सब साथ में चल रहे हैं। लेकिन दिशा की अगर बात करें तो इनिशिएट फिर हम फिजिकल, कॉग्निटिव से लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ रमा, होगा ये। तो इंटीग्रेशन का मैंने एग्जांपल आपको दिया। मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी इवन कर रहे हैं आप। अभी मैं भी ये क्लास ले रही हूं तो मैं स्क्रीन में भी देख रही हूं, आपके कमेंट्स भी पढ़ रही हूं, मैं कैमरा की तरफ भी देखूंगी, मैं बोर्ड पे भी काम कर रही हूं। मतलब मेरे डेवलपमेंट के सभी प्रकार एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन है। इंटर रिलेशन क्या है कि आज मेरा मूड यदि ठीक नहीं है तो मेरे शारीरिक गतिविधि पे भी मैं टेंस्ड दिखूंगी, है ना, या फिर हो सकता है मेरी बॉडी स्टिफ दिखे, या फिर मैं उतने अच्छे से ना समझा पाऊं। क्यों? क्योंकि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट हिला हुआ है। मान लीजिए मेरे जीवन में कोई घटना है, तो वो इंटर रिलेशन है कि विकास के एक पक्ष का प्रभाव दूसरे पक्ष पर पड़ता है। लेकिन जब सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो एकीकरण है। ठीक है सुमित, देखते हैं ऐप का मैं बात करती हूं। हाँ, जब आप लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है केशव, कि जब आप हाथ से पेन उठाने के बाद धीरे धीरे लिखते हैं तो वो एक एकीकृत रूप में काम कर रहा है डेवलपमेंट आपका, कि आप कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका दिमाग, आपके हाथ यानी फाइन मोटर स्किल्स सब एक बैलेंस में है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब, स्कूटी चला रहे हैं तब, गोलगप्पे खा रहे हैं तब। लेकिन इंटर रिलेशन क्या है? प्रभावित करेगा। अगर आपकी इस उंगली में दर्द है तो ये आपकी राइटिंग को प्रभावित करेगा। लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन है। लिखते समय फिजिकल या कॉग्निटिव या सोशल इमोशनल की वजह से किसी से लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, वो एक्टिविटी प्रभावित हो रही है, तो एक विकास के प्रकार का प्रभाव दूसरे विकास के प्रभाव पर पड़ रहा है। लेकिन कोई भी एक्टिविटी करने में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। एक सिंगल यूनिट के रूप में विकास के सभी पक्ष एकजुट होकर के आ जाते हैं कि चलो ये काम करते हैं। ठीक है माही, क्या दिक्कत है? ठीक, बीएड लॉन्ग रन में नेहा, देखिए अगर आप पूछेंगे तो सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आर कंबाइंड इन दी लेटर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर्म अ होल। एक सिंगल यूनिट, एक होल बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को कंबाइन किया जाता है। कि मान लीजिए पहले आपने बोलना सीखा, लिखना सीखा, चलना सीखा, ये सब कंबाइन होके आज पढ़ाने में यूज हो रहे हैं। क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। ये सब जो है वो स्पेसिफिक है ना, कंबाइन कर दिया, लेकिन इनको हमने कहीं पे, तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेटर प्रोसेस में पढ़ाने के लिए मान लीजिए तो डेवलपमेंट को एक होल के रूप में जब हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को, बोलना एक अलग रिस्पॉन्स है, लिखना एक अलग रिस्पॉन्स है, चलना एक अलग रिस्पॉन्स है, लेकिन तीनों को जोड़ करके जब हम एक साथ पढ़ाने की बात कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी करने की बात कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। तो विकास की प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को मिलाकर के जब समग्र का रूप दिया जाता है तो उसको इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल कहते हैं। अब आते हैं 8th प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे। ये क्या कहता है? धन्यवाद रिंकू। देखिए, ये कहता है कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी विकास की प्रक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान का नियम है ये, है ना, कि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस दिशा में विकसित हो रहा है। उसको मान लीजिए किसी बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में देखा, आपने देखा यार ये तो बड़ी तेज भागता है, तो इसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दिलवाओ, क्या पता कल को उसेन बोल्ट बन जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अनुमान लगा रहे हैं बच्चे की आज की एक्टिविटी को देख के कि वो आगे किस दिशा में जा सकता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी दिशा को देख करके। तो पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है डेवलपमेंट।
होल का मतलब होता है संपूर्ण, एक सिंगल एक्टिविटी के लिए जब आप काम कर रहे हैं। तो प्रिडिक्टेबिलिटी एनेबल्स अ चाइल्ड टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट सो द चाइल्ड कैन ऑर्गेनाइज देयर बिहेवियर टू बी सक्सेसफुल। यानी प्रिडिक्टेबिलिटी एनेबल कर देती है एक बच्चे के बारे में कि बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करें, उसको किस दिशा में ट्रेनिंग दिलाएं, किस दिशा में उस पर फोकस करें, किसी चीज में इंटरेस्ट है, कोई गाता बड़ा अच्छा है तो उसको सिंगिंग की प्रैक्टिस कराएं, है ना। तो पूर्वानुमान जो है वो बच्चे को यह जानने में सक्षम बनाता है कि क्या अपेक्षा की जाए ताकि बच्चा सफल हो सके उस दिशा में, अपने व्यवहार को व्यवस्थित करके उस दिशा में काम करके। तो विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। एक्यूरेट प्रिडिक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। भगवान बन जाएगा फिर इंसान। एक्यूरेट प्रिडिक्शन में तो कई लोग होते हैं जो कह देते हैं किसी बच्चे को, टीचर भी होते हैं कुछ खतरनाक, अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई, उसने कल से मेहनत करनी शुरू कर दी, उसके जीवन में पता नहीं किसकी बात उसको कहां लग गई, कहां से इंस्पिरेशन मिल गई, मेहनत करना शुरू कर दिया, बन गया आईएएस कल को, या किसी और फील्ड में अच्छा कर दिया स्पोर्ट्स में। टीचर ने तो कहा था, वो आज पढ़ता नहीं है तो अनुमान लगाया था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बदला जा सकता है ना चीजों को। तो एक्यूरेट अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनुमान का मतलब यह कि वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें कोई संभावना होगी इधर उधर जाने की। अगर दिशा सही दे दी जाए उस अनुमान के आधार पर तो चीजें, हाँ वही दूध के पांव पालने में ही दिखते हैं, हाँ दूध के पांव पालने में दिखते हैं समथिंग, ये बहुत चलता है भारतवर्ष में कि बेसिकली बचपन में दिख जाते हैं कि किस दिशा में जा रहा है बच्चा। अगर कोई बच्चा है जो बहुत ही एक्सट्रीम वायलेंस की तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित होता है तो आपको पता होना चाहिए भाई आपके बच्चे को ये वाली दिशा अगर मिल गई तो ये, या तो फॉर एग्जाम्पल वो मिल्खा सिंह, आपने मूवी देखी होगी ना, भाग मिल्खा भाग, तो वो उनको पता है कि मिल्खा सिंह जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उनको जो शूटिंग वगैरह है उसमें बहुत इंटरेस्ट है ना, अच्छे हैं उस चीज में। तो आर्मी में उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है कि यार किसी को भी थोड़े ना गोली से उड़ा दोगे, अगर एनर्जी है तो क्या करोगे, स्पोर्ट्स में लगाओ वो एनर्जी, क्योंकि उस तरफ आप अच्छे हो। तो प्रिडिक्टेबिलिटी के आधार पे आप सही दिशा दे सकते हो बच्चे को, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़े। हाँ, मॉर्निंग शोज द डे, एग्जैक्टली भाई जिस तरह की सुबह होती है उस आधार पे आप अनुमान लगाते हैं यार आज तो बारिश होगी, आज तो ये होगा। तो प्रिडिक्टेबिलिटी ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार बारिश हो ही जाए। फिर 9th प्रिंसिपल है, बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का नियम। हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक दिशा को फॉलो करता है। अब इसकी दो दिशाएं होती है मुख्य रूप से, एक सेफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमो डिस्टल, है ना। ये है सेफेलोकॉर्डल सिरोध पदोन्मुखी, और प्रॉक्सिमो डिस्टल को समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत कह दिया जाता है। ये जो सेफेलोकॉर्डल है ये हेड टू टो जाने की दिशा है, यानी सर से पैर की ओर के विकास। पहले बच्चा अपना सर संभालना, गर्दन संभालना सीखता है, फिर बाकी धड़ संभालना बाद में सीखेगा। तो ये सिर से पैर की ओर, भाई टो का मतलब ये तो है पैर की अंगूठे की ओर। फिर वो बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। पहले गर्दन संभालना, सर संभालना। पहले आप देखते हैं बच्चा अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है ताजा ताजा, तो वो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता। फिर वो धीरे धीरे उसका गर्दन पे, या मैं कहूं सर पे कंट्रोल आता है, फिर गर्दन पे, फिर ये वाले पार्ट पे, यानी वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, देन वो चलना सीखता है। तो यानी सर से पैर के अंगूठे तक, तो सिर से पैर की ओर की दिशा है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिर से पैर की ओर यहां विकास, इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं, लंबवत। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट है, ठीक है। क्लियर है। सेफेल का मतलब ही होता है खोपड़ी। ये जो सेफेल यहां लिखा हुआ है इसका मतलब है खोपड़ी या ब्रेन या हेड, जो आप कहना चाहें। तो सेफेलोकॉर्डल यानी सेफेल से नीचे की तरफ। प्रॉक्सिमो डिस्टल की जब हम बात करें तो प्रॉक्सिमिटी यानी दायरे की बात हो रही है। सिरोध पदोन्मुखी इसीलिए कहते हैं, और इसको समीपस्थ दूरस्थ कहते हैं। उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, इसको सेंटर टू पेरिफेरी कहते हैं। अगर प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात करें तो ये केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी या सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर क्या है आपकी बॉडी का? स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका हार्ट, वहां से डेवलपमेंट की एक दशा शुरू होती है। रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी जो कि सेंटर है, हार्ट, फिर बच्चे का कंट्रोल आएगा अपने इन शोल्डर्स पे, फिर शोल्डर्स से आएगा आर्म्स पे, आर्म्स से आएगा उंगलियों पे या हाथों पे, और हाथों से आएगा उंगलियों पे। दैट मीन्स सेंटर से जो शरीर का समीपस्थ या सेंटर केंद्र वाला पार्ट है उससे बाहर की ओर। बाहर क्या है? सबसे बाहर है आपकी सीमाएं, वो है आपकी उंगलियां। तो सेंटर से बाहर की ओर जो है कंट्रोल आएगा, वो
प्रॉक्सिमो डिस्टल है, प्रॉक्सिमिटी, नियर टू फार, नियर किसके, सेंटर के, केंद्र के, हार्ट के, या आपकी क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड के। तो नियर टू फार ये कह सकते हैं हम इसको, समीप से दूर की ओर। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ योर बॉडी, एक्सट्रीमिटीज क्या है, जो भी बाहरी हिस्से हैं, एक्सट्रीम है आपकी बॉडी की, यहां खत्म होती है ना। क्लियर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सेफेल से याद रखना, खोपड़ी से बात हो रही है, सेफेलो, इस सेफेल इसी को बोलते हैं, इस खोपड़ी को, सर से पैर की ओर। हेड टू टो, गाने में भी आता है ना हेड टू टो, कुछ तो कोई तो लाइन है मुझे याद नहीं आ रही। ग्रॉस टू फाइन जाता है, वो एक डिफरेंट बात हो गई। यहां नियर टू फार या प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर से बाहर की ओर। कोई बात नहीं, इसको और समझेंगे अच्छे से, डोंट वरी। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी इसको लेकर के। आते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं, अभी भी कई लोगों को समस्या बनी हुई है। देखिए सेफेलोकॉर्डल, ओहो, सेफेलो सेफेलो कॉर्डल, कॉर्डल मतलब समझ गए ना, वो जो कॉर्ड है आपकी, ठीक। अगर हम बात करें सेफेलोकॉर्डल की, तो इसको नाम तो हिंदी में तो कई सारे हैं, बट जनरली स्रोत पदोन्मुखी कह दिया जाता है, ठीक है, स्रोत पदोन्मुखी। ठीक, क्लियर है। तो सर से लेके पैर, सेफेल का मतलब ये हेड। आपको तो पता ही मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। ये बच्चा है हंसता खेलता, पहले अपनी खोपड़ी संभालना सीखेगा, यानी अपने हेड पर कंट्रोल लाएगा, अपना सर को संभालना सीखेगा, यानी सिर से, हेड टू टो, टो समझते हैं पैर का अंगूठा, ठीक, सिर से पैर की ओर, ठीक ठीक, हेड टू टो। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं भाई, पहले सर संभालना सीखा, फिर ये गर्दन संभालनी सीखी, ये धड़, और फिर पैर जो है आपके उन पे कंट्रोल। तो आप देखते हैं पहले सर संभालना, गर्दन संभालनी सीखेगा, बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, यानी बॉडी के सबसे ऊपर वाले पार्ट से नीचे की ओर जा रहा है विकास, ठीक। तो ये इसको लॉन्गिट्यूडनल भी कह देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यहां लंबवत से है, विकास की दिशा है ये, विकास की दिशा में दोनों दिशाएं आती हैं, एक सेफेलोकॉर्डल, दूसरी प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो लंबवत दिशा कौन सी हुई, लंबवत हुई, वर्टिकल कह लीजिए, क्या है ये, सेफेलोकॉर्डल। लंबवत क्यों है, क्योंकि हेड टू टो ऐसे सीधे, लंब समझते हो ना, जब जिसको आप पढ़ते होगे मैथ्स में, क्या बोलते थे इंग्लिश में, लॉन्गिट्यूड, ठीक, वो होता था, एक कर्ण होता था हाइपोटेन्यूज, उसके अलावा एक बेस होता था, आधार जिसको कहते थे, तो वो वही लंबवत मतलब स्ट्रेट की बात हो रही है, सर से पैर की बात हो रही है, हेड टू टो की बात हो रही है, ठीक। अब आते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल पे, जिसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बात प्रॉक्सिमो डिस्टल की कर रहे हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ, समीपस्थ, दूरस्थ विकास की दिशा, ठीक, समीप से दूर, नियर टू फार, प्रॉक्सिमिटी, दायरे की बात हो रही है, ठीक। तो अगेन वही बच्चा अपना सुंदर क्यूट बच्चा, ठीक है। अब ये सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में है स्पाइन, जिससे जुड़ी हुई है पूरी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते थे, राइट, सही बोल रहे हो यार, हाँ। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, चलो अब तो बहुत जमाने हो गए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि यूनिफॉर्म है, जो विकास की दिशा है, सॉरी जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है, रेट यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब पूरी दुनिया में एक ही तरह से पैटर्न फॉलो किया जाता है। कोई भी बच्चा पहले बचपन में ही होता है, डायरेक्ट जवानी में नहीं पहुंच जाएगा। अभी जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। हिंदी वीक है, उसमें दिक्कत है, बाकी सब सब्जेक्ट अच्छा है। यश, उसको भी पढ़ना शुरू करो, इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है,
ठीक है ना, देखिएगा बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेंटर क्या है, हम स्पाइनल कॉर्ड को मान रहे हैं, तो ये बॉडी में नियर टू फार की बात है, ये नियर टू फार। नियर टू फार का मतलब नियर किसको कह रहे हैं हम, सेंटर को कह रहे हैं नियर। सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब सीमाएं, आपके शरीर की सीमाएं। सीमाएं कौन सी हैं भाई, सेंटर हो गया हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी, उस पे पहले पकड़ आएगी, वो पहले डेवलप होता है विकास के समय, और बाद में फिर आपका अपने कंधों पे कंट्रोल आएगा, फिर कंधों से बाहों पे यानी आर्म्स पे, फिर आर्म्स से हैंड्स पे, हैंड्स से उंगलियों पे, और यही तो एक्सट्रीमिटीज है, यही तो फार है, यही तो पेरिफेरी है, यही तो सीमा है शरीर की। ठीक है ना, हाँ खूब आता है डीट प्लस में। ठीक, तो इसको हम कहेंगे केंद्र से सीमाओं की ओर, सीमाओं की ओर शरीर के, ठीक, सीमाओं की ओर। और अगर हम बात करें केंद्र से सीमाओं की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नियर टू फार हम लिख चुके हैं, उसकी जरूरत नहीं है। समीप बस दूर, समीप से दूर कह सकते हो इसको दूसरी भाषा में, नियर टू फार को समीप से दूर। समीप का मतलब यहां सेंटर है आपकी बॉडी का, समीप से दूर की ओर। ठीक, कोई दिक्कत हो रही तो बताओ, बताओ। केंद्र से परिधि भी कह सकते हो आप, परिधि मतलब केंद्र ये है सेंटर, परिधि क्या है, ये एक्सट्रीम आपके हाथ या जो भी उंगलियां हैं। ठीक, केंद्र से परिधि भी कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है, केंद्र से सीमाओं की ओर या परिधि की ओर। क्लियर है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें, कल करें चर्चा थोड़ी सी। हाँ हो सकता है सारा, चलिए अभी और पढ़ लेते हैं, फिर कोई बात नहीं है ना। अभी तो रहे हैं कई सारे हमारे डेवलपमेंट के प्रकार, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो आपकी बची हुई पीडीएफ है वो भी देनी है मुझे। आगे की क्लास फिर कल ही करेंगे यार, आज मैं थोड़ी सी थकी हुई भी हूँ। कोई कह रहा है स्पीड फास्ट है, ऐसी बातें ना करो यार, इतनी कहानी मैंने गाई है, इतना स्लो डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना। हाँ कोई कह रहा है रिप्लाई के लिए जेंडर चेंज करना होगा, है निर्भय। नहीं यार ऐसा नहीं है, लड़कियों के कमेंट नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जेंडर बायसनेस नहीं हो रही है। बात यह है कि टीचिंग में फीमेल्स बाय डिफॉल्ट ज्यादा हैं, तो अब 100 लोग हैं, उनमें से मान लीजिए 80 महिलाएं हैं, तो ज्यादा चांस है ना कि उन 80 के कमेंट, जो 20 लोग हैं उनका कमेंट, ऐसा नहीं उन 80 के भी सबके कमेंट्स पढ़े जाते हैं, उन 80 में से हो सकता है 8 कमेंट, 10 कमेंट मैं देख पा रही हूँ, उसमें से 8 कमेंट फीमेल्स के थे, तो बाय डिफॉल्ट ही जो मेल्स के जो है कमेंट्स वो कम देख पाऊंगी यार, ऐसी बात नहीं है। नो मैम कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट में बहुत अच्छे से समझ में आ गया था ये टॉपिक, चलिए वेरी गुड। मैं लगातार बैठ नहीं पाती हूँ पढ़ने के लिए, क्या करें माही, छोटे छोटे 30-30 मिनट के, 25-25 मिनट के, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे कुछ 6 सेशन लगा लो तो 3 घंटे हो जाएंगे। 6 सेशन सुबह लगा लो, 6 सेशन शाम को लगा लो, या सिर्फ पूरे दिन में कोशिश करो शुरुआत के 1 हफ्ते में कि क्लास तो एटलीस्ट अटेंड कर लो, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो नोट्स बना लो, और वो बन जाती है यार हैबिट। ठीक, बुक 1,500 लोगों को बुक पहुंच चुकी है, बाकी लोगों को बुक जा रही है धीरे धीरे, जो सुपर टेट के बैच में बुक की बात कही गई थी ना, बाकी बैचेस में नहीं, तो वो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों होते हैं यार, ये दोनों दिशाएं होती हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा होगी विकास की, जब 2 दिशाएं हैं। ठीक है, पेडागोजी बुक के लिए रुक जाओ, बहुत प्यारी सी बुक आ रही है, बिल्कुल फास्ट नहीं है, सही है स्पीड, ठीक है। हाँ मैं करवाऊंगी शिवानी, मजा आ गया क्लास को, चलिए बहुत बढ़िया, मेरी भी मेहनत सफल हो गई। अभी आज दिन का रूटीन मैंने आपको बताया, कल सुबह 7 बजे फिर से पहुंच जाना है, और फिर शाम को आपके साथ जुड़ना है, तो ठीक है। हाँ नेहा सही है। अरुण क्या कह रहे हैं, यार सबका ना अपना तरीका होता है अरुण, कुछ लोग क्लास नोट्स देते हैं, कुछ लोग पीएनजी देते हैं, मैं सब कुछ ही दे देती हूँ, पीपीटी भी दे देती हूँ। श्रद्धा ऐसा जरूरी नहीं है, ये दोनों अलग दिशाएं हैं, ठीक है। चलिए फिर रिप्लाई प्लीज, राधा कह रहे हैं थैंक्स फॉर की, हाँ क्लास डेली मिलेंगे यार, डोंट वरी।
नहीं, ग्रुप अभी कोई नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, आगे का टॉपिक कल करेंगे। आज थोड़ी थकान भी है, थोड़ा सा। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, वैकेंसी देखने को मिलेंगी यार लीड प्लस बी में। मेरे पास फोन आया था पर बुक नहीं आई अभी तक, रास्ते में होगी शिवानी। अगर आपने एड्रेस वगैरह दे दिया होगा तो डिस्पैच हो गई होगी। हाँ, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी तक नहीं करवाई। शालू, मैं खुद चाह रही हूँ वो चीज, बट मेरे साथ भी चीजें सुधर जाएं। और अभी परसों भी मॉक डेमो है ना, उसके लिए डेमो इंटरव्यूज हम फ्री प्रिपरेशन करवा रहे हैं केवीएस वालों के लिए। वो भी पूरा सेटअप तैयार हो रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं वहां पे भी इन्वॉल्व हूँ। और मम्मी वाला केस भी है, 8-10 दिन में शायद वहां से भी फ्री हो जाऊं। तो अभी तो आपकी ये क्लास चल पा रही है, इसको ही बहुत अच्छे से लेना है। और उसके बाद कमिंग वीक में करा दूंगी प्रैक्टिस, उसकी टेंशन मत। ठीक है ना? चलो, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं। 7 बजे ही कोशिश करूंगी मैं कल मिलूं। अगर बाई चांस लेट हुई तो 8 बजे लगवाऊंगी, और आपको नोटिफिकेशन भी भिजवा दूंगी जैसे आज भिजवाया था।